आप जानते हैं कि पाइथागोरस का मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है? वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे? आपको अलग अलग साइज और साइज के ट्राइंगल्स के लिए अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे, ये सही है। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछती हूँ, हाई स्कूल में मैथ्स पढ़ने के बाद से लेकर ग्रेजुएशन करने तक और ग्रेजुएशन से लेकर आज तक आपने कितनी बार पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया है? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपने इसे 5 से भी कम बार इस्तेमाल किया होगा। चाहे तो आप इसमें अपने बच्चे को होमवर्क में मदद करना भी शामिल कर लें। फिर भी मैथ्स की क्लास के दौरान दिन ब दिन ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में घर कर गया। क्यों? कौन जानता है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने कक्षा में क्या नहीं सीखा? मुझे नाइकी की अपनी 10वीं जोड़ी या मैक लिपस्टिक का 100वां शेड क्यों नहीं खरीदना चाहिए। मैंने ये नहीं सीखा कि अपने टैक्स कैसे चुकाना चाहिए, अपने पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है या फिर कर्ज क्या है। स्कूल ने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी चीज़ नहीं सिखाई। जब मैं पढ़ाई के साथ साथ काम कर रही थी और सोच रही थी कि मैं अपनी मनचाही लाइफस्टाइल कैसे अपना सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फाइनेंशियल नॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी में कुछ फाइनेंस की क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी इस सिचुएशन को समझने में मेरी मदद करेंगे। जब मैंने उन्हें अटेंड करना शुरू किया तो मैंने बहुत सी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के रूल्स को सीखा। मैंने शेयर बाजार के बारे में सीखा। लेकिन उन सब के बाद भी मुझे अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता चला कि मुझे हर रात बाहर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक तरह के किताबी ज्ञान से ज़्यादा कुछ नहीं था। इससे मैंने एक बात को जाना कि स्कूल आपको रियल लाइफ के फाइनेंसिस के बारे में नहीं सिखाएगा। आप किसी फाइनेंस गुरु का बनाए हुए पोर्टफोलियो में भी लाखों रुपए बर्बाद कर सकते हैं, जिसमें वो आपको इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि कैसे आप 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अमीर बनेंगे, जिसके लिए आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। वहां आप शायद रियल लाइफ के फाइनेंसिस भी सीख सकते हैं या उसके काफ़ी करीब पहुंचेंगे। लेकिन मेरी राय में अपने पैसे का मैनेजमेंट करना सीखने के लिए आपको इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोग कर्ज के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि कर्ज जिंदगी में कभी नहीं लेना चाहिए। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रिस्क लो और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप कर्ज ले सकते हो। इन दिनों में आप किस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है कि आप घुटनों तक कर्ज में डूबे हों और छुटकारा पाना चाहते हों। हो सकता है कि आप नए कर्ज में डूबने के बारे में सोच रहे हों और किसी की गाइडेंस की तलाश में हों। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये कड़वा सच है। हम सभी जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी वजह से इस स्थिति में आ ही जाते हैं जब हमें जाने अनजाने, चाहते ना चाहते कर्ज का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी मॉल या फिर किसी शोरूम में घुसें, हमें अपने कान में एक छोटी सी फुसफुसाहट महसूस होती है और अचानक से हमारे कंधों पर भी 2 छोटी आत्माएं नजर आती, ठीक वैसे ही जैसे आपने टॉम एंड जेरी के कार्टून में कई बार देखा होगा। ठीक वैसे ही हमारे मन से भी 2 आवाज़ें बाहर आती हैं, जिसमें से एक हमें उस काम के लिए मना करती है और दूसरी करने के लिए, और ज़्यादातर गलत वाली आवाज़ इतनी ज़ोरदार होती है कि हमें उसे ही मानना पड़ता है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आपके कंधे पर बैठी वो आत्माएं कई बार उतनी स्मार्ट नहीं होती हैं। वैसे ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि खुशकिस्मती आपका दरवाज़ा सिर्फ एक बार खटखटाती है, लेकिन बदकिस्मती तब तक खटखटाती है जब तक दरवाज़ा खुल ना जाए। और ये स्थिति भी काफ़ी हद वैसी ही है। 1. आप अपने पेरेंट्स नहीं हैं। बड़े होते हुए मैंने लगातार अपने दादा दादी को पैसों के बारे में बात करते सुना। शायद बात करना बहुत साधारण शब्द होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो उनके बीच एक बहस होती थी। वो जोर जोर से चीखते हुए पैसों के लेन देन को लेकर बहस करते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि उनके पास पैसों की कोई कमी थी। उनके पास ज़रूरत के जितने पैसे हमेशा ही थे, लेकिन उनके बहस करने के अंदाज से ऐसा लगता था कि वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इस छोटी उम्र में जी शायद मेरी समझ उतनी विकसित नहीं थी। फिर भी जितना भी मैं समझ सकती थी, उससे मेरे मन में ये बात घर कर गई कि पैसा खराब है।
पैसा एक नीडफुल बुराई है और इसे सफिशिएंटली कमाने का एकमात्र तरीका झूठ बोलना है और अमीर बनने के लिए खुद को धोखा देना है। मुझे बताया गया कि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका स्कूल जाना, 40-50 हजार जितनी ठीक ठाक सैलरी वाली नौकरी पाना, अपने लिए घर खरीदना और 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर रिटायरमेंट लेकर बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना है। मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे इस विषय में विश्वास दिलाते हुए एक अच्छी एडवाइस ये भी दी कि अगर मैं इस टारगेट पर जल्दी पहुंचना चाहती हूं तो मैं आज स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर लोन भी ले सकती हूं, जिसके जरिए मुझे कम ब्याज देना पड़ेगा और शायद कुछ छूट भी मिल जाए। यही वो मेंटालिटी है जो मॉडर्न डेट एपिडेमिक यानी ऋण पर डिपेंडेंट होने वाली महामारी को जन्म देती है। हम एक के बाद एक कर्ज निकालते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये एक अच्छा और आसान रास्ता है, इससे हमें मदद मिलेगी। मुफ्त पैसा रखना और इच्छाओं को इंस्टेंट पूरा करना अच्छा है, लेकिन इसका एक भयंकर उल्टा असर भी होता है। और इस कर्ज लेने की भीड़ में आप अकेले नहीं हैं। दरअसल कॉरपोरेट कंपनियां भी कर्ज के इस जाल में फंसी हुई हैं, जैसे लेमन ब्रदर्स, AIG और जनरल मोटर्स। ये सभी कंपनियां कर्ज लेने के कारण डूब गईं और जिसका मेन रीजन कर्ज लेना भी नहीं था। सच तो यह है कि उन्होंने अपने पैसों का मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं किया। खराब फाइनेंशियल डिसीजन और पैसों का मिसमैनेजमेंट अक्सर इंडिविजुअल्स के अलावा कंपनियों के बीच भी एक समस्या है। लेकिन कारण जो भी हो, कर्ज पर डिपेंडेंसी बनाना कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि लोन लिए बगैर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकला जा सकता, तो चलिए एक बार इस लोन के बारे में थोड़ा डीप जाकर समझ लेते हैं और ऋण के इतिहास के बारे में जानते हैं। ऋण की हिस्टोरिक स्टोरी के बारे में शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ फैक्ट्स पर रोशनी डाल लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फंडिंग मैनेजमेंट की दिक्कत आज इंडिविजुअल व्यक्ति और कंपनीज के बीच सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये आज सभी देशों की समस्या बन चुकी है। इतना ही नहीं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका जैसा बड़ा और ताकतवर देश भी पिछले 100 वर्षों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अछूता नहीं रहा है। और इन मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक ही चीज है, जिसे हम सभी कर्ज के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद कर्ज में भारी संख्या में बढ़ोतरी होती गई। सीधी सी बात थी, हर देश को, हर कंपनी को, हर एक इंसान को लड़ाई से नुकसान हुआ था, जिसका हर्जाना उन्हें पूरा करना था। सेल और अर्निंग के नाम पर आंकड़े शून्य थे और उन्हें कवर करने का एक ही जरिया था, पैसा। लेकिन कैसे? उस वक्त लड़ाई से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो था घरों का, क्योंकि एक बार के लिए आपके बिजनेस को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन घर वो जगह है जहां लोग रहते हैं। घर वो जगह है जहां वो खुद को सेफ समझते हैं, और वो ही उस लड़ाई में पूरे या आंशिक रूप से बर्बाद हो गए थे। उनकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी। इसलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट अचानक से तेजी आई और FHA मॉर्गेजेस यानी कि फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन में नए ऑफर्स का सूरज उगा। मार्केट पहले से गर्म था, यानी बिजनेस के लिए बेस्ट बताए जाने वाले इकोनॉमिकल रूल्स के हिसाब से डिमांड हाई पर थी और सप्लाई का लेवल लगभग ना के बराबर था। इसलिए समय ना गंवाते हुए फाइनेंस कंपनीज ने अपने कर्ज देने के ऑफर्स को एक सुंदर रिबन के साथ एक बड़े गिफ्ट पैक में सभी के सामने ऐसे पेश किया जैसे कि वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला है। वो वक्त ऐसा था जब अमेरिका और दूसरे सभी देशों के वो सभी लोग जिन्होंने अपना घर इस वर्ल्ड वॉर के दौरान खोया था, अपना नया घर खरीदने या पुराने घर को ठीक करवाने के लिए यहाँ वहाँ से कोशिश करते हुए कर्ज की उम्मीद लगा रहे थे। और ये वो वक्त था जब फाइनेंस कंपनीज ने अपने इन लोन्स को लोगों के बीच डिजायरेबल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्हें इजी लोन का नाम दिया। लोगों ने इसे पसंद किया। देखते ही देखते कर्ज देने का ये चक्र घूमना शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने लोन चुकाना और उसकी किस्तें जमा करना शुरू कर दिया।
जिसके जरिए स्टेट गवर्नमेंट और बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने बड़ा पैसा छापना शुरू कर दिया और ओपन फाइनेंशियल हेल्प का ये गुब्बारा तब तक बड़ा और बड़ा होता गया जब तक वो फटने की कगार पर नहीं आ गया और 2008 में अचानक वो भयानक मंदी के जोरदार आगाज के साथ फटा। हालांकि यही हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस का मेन रीजन था, लेकिन कर्ज लेने का ये वायरस इन लड़ाइयों से भी कहीं ज्यादा पुराना है। या फिर मैं आपसे ये कहूं तो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि ये मनी के एग्जिस्टेंस यानी कि पैसे के अस्तित्व से भी पहले का है। प्राचीन समय में जब लोग वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक चीज के बदले अपनी दूसरी वस्तु दिया करते थे, उस वक्त जब लोगों के पास एक वस्तु के बदले में देने के लिए सफिशिएंट सामान नहीं होता था, तो वो अक्सर भोजन और दूसरी नीडफुल चीजों के लिए अपना काम यानी मजदूरी पेश करते थे। इसका रिजल्ट अक्सर ये होता था कि वो स्वप्रदत्त गुलामी मतलब कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्लेवरी के रूप में सामने आया, जिसमें वो अपनी मर्जी से सामने वाले के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते थे, जो आज भी ज्यादा बदला नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम पहले उसी व्यक्ति के अंडर में तब तक गुलाम बनकर रहते थे जब तक कर्ज की रकम चुक ना जाए। बस आज हमें कहीं भी किसी के भी अंडर में काम करने की आजादी है, लेकिन गुलाम तो हम आज भी हैं। पहले के जमाने में कर्ज के कारण शरीर पर निशान पड़ते थे और आज का कर्ज हमारे दिमाग में निशान छोड़ता है, जिसे हम तनाव या टेंशन कहते हैं। मूल अभी भी वही है। पहले लोगों के पास साधन कम थे और जरूरतें ज्यादा थीं, लेकिन आज लोगों के पास साधन तो पूरे हैं, बस जरूरतों की जगह इच्छाओं ने ले ली है, जिसे हम पुकारते आज भी जरूरत के नाम से ही हैं। जैसे एक ड्रेस है लेकिन दूसरी की जरूरत है, क्योंकि ये सबने देख ली है। एक मोबाइल है लेकिन नए की जरूरत है, क्योंकि नया वाला अपडेटेड है। और कभी तो हाल ये है कि हमने सामान की जरूरत नहीं थी, बस इसलिए खरीदा कि मेरे बाकी सब दोस्तों ने खरीदा है। आखिर ये इतना सारा कर्ज क्यों? हर एक क्रेडिट कार्ड जिसका पेमेंट करना अभी बाकी है, आपके ऊपर एक पर्सनल लोन है और वो सब कुछ जिस पर आपने लेनदारों का पैसा खर्च किया है, आपके ऊपर एक कर्ज ही तो है। चलिए एक बार इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आखिर हम में से बहुत से लोग खुद को कर्ज में डूबा हुआ क्यों पाते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने का मेन रीजन ये है कि हमारी मंथली इनकम हमारे लाइफस्टाइल का खर्च उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जीता हूं, ये शायद सच है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि नॉन लग्जरी लाइफस्टाइल भी कर्ज पैदा कर सकती है। बल्कि सच तो ये है कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल कर्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर क्यों? ठीक है, चलिए इसे समझते हैं कि एक कर्ज पैदा कैसे होता है। वैसे तो खर्चे सभी करते हैं और जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी विकसित होती जा रही हैं। एक समय तक जब हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान हमारी जरूरत हुआ करती थी, आज हमारी जरूरत इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आज अच्छे कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल, कार, टीवी और न जाने क्या क्या हमारी जरूरतों में शामिल हो चुका है। और एक कर्ज तब पैदा होता है जब आपका खर्च आपकी आय से अधिक हो जाता है और ये सब जरूरत का सामान हमारी आय को कर्ज में कन्वर्ट करने के लिए काफी है। अब शायद कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास इससे भी आधा सामान पहले से है और उनकी मंथली इनकम भी एवरेज से ज्यादा है, फिर भी वो कर्जे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप कई बार एक्साइटमेंट में आकर या फिर अनजाने में वो पैसा खर्च कर देते हैं जो आपके पास नहीं है। इसके अलावा लोन प्रोवाइडर भी आपको वो पैसा उधार देते हैं जो उनके पास नहीं है और फिर वो आपसे इस इनविजिबल पैसे वाले कर्ज पर ब्याज वसूलते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि आप किसी तरह वो पैसा लाएंगे जो अस्तित्व में है ही नहीं। शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। चलिए इसे कुछ आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल खरीदना है और उसके लिए आपके पास अभी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में एक मीडिएटर कहता है कि चलिए मैं आपको ये मोबाइल खरीदवा दूंगा और वो आपको मोबाइल खरीदवा भी देता है।
अब आप सोचते हैं कि शायद उसने आपके बदले में वहां पेमेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, बल्कि वहां सिर्फ एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। वास्तव में दुनिया में इस तरह के असीमित और अनगिनत कर्ज को चुकाने के लिए जितने पैसे हैं, उससे कई गुना ज्यादा अधिक कर्ज है। बड़े पैमाने पर समाज म्यूजिकल चेयर का एक बड़ा खेल खेल रहा है। इधर उधर कर्ज घूमता रहता है, उन पैसों की कुर्सियों को हथियाने की कोशिश की जाती है। जब अंततः संगीत बंद हो जाता है तो हर कोई जितनी जल्दी हो सके बैठ जाता है, लेकिन हमेशा एक व्यक्ति छूट जाता है। इस व्यक्ति को कर्ज जिंदा ही खा जाता है, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ब्याज भी वो पैसा हुआ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग दुनिया में हमेशा ऐसे लोग अस्तित्व में रहेंगे जो अपने लोन्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करने में केपेबल नहीं होंगे, और हमेशा कुछ ऐसा कर्ज बाकी रहेगा जिसे चुकाया नहीं जा सकता। ये पागलपन जैसा लगता है ना? फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे एक और रीजन ये भी है कि लोगों को ज्यादा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी आय आज भी वही है जो 1980 के दशक में थी। अब इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब किसी को सैलरी में इंक्रीमेंट मिलती है तो वो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के साथ बैलेंस बनाने जैसा होता है। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार इन्फ्लेशन डेटा को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम अपने एग्जाम्पल में गोल्ड का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यूएशन भी इसी के द्वारा की जाती है और ये यूनिवर्सल भी है। इसलिए ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा आधार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और गूगल करते हैं 1980 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक मजदूर की रोज की एवरेज मजदूरी क्या होती थी। लेकिन याद रखिएगा कि हम ये सिर्फ एक जनरल सर्च कर रहे हैं जो कि शायद उतनी एक्यूरेट ना भी हो, और इसके साथ ही हम उस समय गोल्ड की वैल्यू क्या थी ये भी सर्च करेंगे। अफसोस कि मजदूरी के बारे में कोई भी हमारी सर्च एक्यूरेट नहीं निकली, इसलिए हमने बैंक क्लर्क की सैलरी को सर्च किया और ईयर भी हमने 1990 कर दिया। देखिए हमारे सामने क्या आया। डेटा के अनुसार 1990 में एक बैंक क्लर्क की एवरेज सैलरी लगभग 6-7 हज़ार होती थी, और उस वक्त गोल्ड की वैल्यू 3200 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। यानी कि एक बैंक एम्प्लॉय उस समय आसानी से 20 ग्राम गोल्ड खरीदने के बाद कुछ पैसे बचा सकता था। लेकिन वहीं जब हमने आज का चार्ट देखा तो पता चला कि गोल्ड की वैल्यू तो 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी है, लेकिन बैंक एम्प्लॉय की सैलरी बस 7,000 से 30,000 रुपये पहुंची है। यानी देखा जाए तो ना तो वो गोल्ड खरीदने के काबिल है और ना ही पैसे बचाने के, जबकि इस हिसाब से आज उसकी सैलरी को लगभग 1,50,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ के बीच होना चाहिए था। अब ऐसे में क्योंकि सैलरी की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी और ना ही आर्थिक विकास हुआ, इसलिए एट लास्ट वो बुलबुला फूट गया। और दोस्तों इसी दौरान हमने गूगल पर सर्च करते हुए ये भी जाना कि वास्तव में बहुत से देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। वहां आज भी लोगों को 80 के दशक की तुलना में भी कम सैलरी दी जा रही है, और इसमें एशियन कंट्रीज की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां एक ग्रेजुएट की एवरेज सैलरी और वहां के लेबर की दहाड़ी का एवरेज लगभग बराबर है। शायद यही कारण है कि आज यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज अपना लेबर वर्क ऐसे देशों में ही कराते हैं जहां की स्थिति उनके अकॉर्डिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी ये सब बातें सुनकर निराश हो जाएं और अपने दिल में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें। भले ही डेटा कितने भी खराब हों, भले ही आपकी रोज के खर्चों और सामान की लागत बढ़ गई है, फिर भी हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप इस सब के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चाहे आप एक बच्चे की तरह रो लें या खाना छोड़ दें, याद रखिए जो लोग खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। और ये बात भी मैंने ऐसे ही नहीं कह दी, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, और वो ये कि दूसरों से मिला किसी भी प्रकार का सपोर्ट आपका गुजारा तो चला सकता है, लेकिन आपकी लाइफ को नहीं बदल सकता। और अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो वो करें जो आपके लिए लंबे समय तक आपके साथ रहे।
क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। इसलिए नया पैसा कमाना है तो पुराने पैसे को आपको बचाना होगा और जानना होगा कि आखिर आप कर्ज से कैसे बचें, और उसके लिए पहले ये जानना होगा लोग डूबते ही क्यों हैं। और दोस्तों, इस सवाल का एक सीधा सा लॉजिकल जवाब है विकास, यानी डेवलपमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, डेवलपमेंट। क्योंकि इसी के कारण आज सामान की चॉइस काफी बढ़ गई। आज क्या खरीदना है, इसके लिए हमारे सामने हजारों ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे बीच पास मार्केटिंग नाम की एक नई शक्ति भी आ चुकी है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि हमें हर नए गैजेट की ज़रूरत है और हमें उसकी अभी ज़रूरत है, अदरवाइज हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, हम फैशनेबल नहीं काउंट होंगे, हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे, वगैरह वगैरह। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उतना नहीं कमा पाते जितना उन्हें आज के लाइफस्टाइल के साथ बने रहने के लिए चाहिए। तो आखिर वो करते क्या हैं? क्या वो 10 साल तक एक ही जोड़ी जीन्स पहनते हैं और अपनी एक ही टू व्हीलर गाड़ी पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सफर करते हैं? जी नहीं, वो लोन लेते हैं और अपने सपनों के पंखों को फड़फड़ाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यही एक जरिया आज के ज़माने के साथ कदम मिलाने का है। और अपने परिवार की इस खुशी के लिए परिवार का मुखिया अपने गले में लोन का ये फंदा खुशी खुशी पहन लेता है। लोन्स में भी आज हमारे पास सैकड़ों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय ऑप्शंस में क्रेडिट कार्ड लोन, स्टूडेंट लोन, कार लोन, मॉर्गेज और होम लोन है। अगर आप पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है तो इस अच्छी आदत को बरकरार रखें। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं या उन एवरेज लोगों में से ही एक हैं जो लोन लेना अपना अधिकार समझते हैं और बार बार ये चेक करते हैं कि उनका क्रेडिट स्कोर कब एक लोन लेने की कैटेगरी में आए और वो एक लोन ले सकें। वैसे ये सोचना और लोन लेने का इरादा रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने आप में सोचते हैं कि आपको स्कूल जाना है, आपको एक कार खरीदनी है, आपको किराने का सामान चाहिए, आपको एक घर की आवश्यकता है और कई अन्य कारण सोचते हैं जिन्हें आपके पास होना भी चाहिए। और ये भी सच है कि कोई भी खुद को कर्ज में डुबाने का इरादा नहीं रखता। हमें पूरी जिंदगी कर्ज ना लेने के बारे में चेतावनी दी जाती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताया जाता है कि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो हम कभी कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। और आप अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे प्राप्त करते हैं? लोन लेकर और उसकी किश्तों का समय पर पेमेंट करके। पीछे की ओर ध्वनि, क्या आपके पास अपना एक क्रेडिट कार्ड है? अगर हाँ, तो आप उसका मोस्ट ऑफ यूज डेली का सामान और गैस जैसी अपनी जरूरत की चीज खरीदने के लिए करते होंगे और खरीदारी के वक्त पूरा ध्यान देने की कोशिश भी रहती होगी। लेकिन इस सब के बावजूद जब आप महीने के एंड में अपना बैलेंस देखते हैं तो वो आपके विचार से कहीं अधिक होता है। और ये स्थिति आपको सरप्राइज करती है कि कैसे, जबकि अपने खर्चे के समय पूरी एहतियात बरती आपने। याद रखें कि पैसा खर्च करना तब आसान होता है जब आपको इसे अपने पर्स से निकालना ना पड़े, यानी आपके खर्चे की लिस्ट आपके बैंक में बैलेंस से कम हो और इसलिए आप उन बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं या लेट हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं या फिर जिनका आपने प्लान नहीं किया होता। क्रेडिट कार्ड का यूज आज हर उम्र का व्यक्ति कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट लोन्स और कार लोन्स 20 और 30 साल के लोगों में सबसे ज्यादा है और होम लोन उससे ऊपर की उम्र के लोगों के बीच में। इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग कर्ज से जूझते हैं, लेकिन अलग अलग उम्र के लोग अलग अलग कर्ज से पीड़ित होते हैं। यह आसानी से देखा जा सकता है कि कर्ज टेंशन का कारण बनता है। क्या आप जानते हैं कि जब आपका दोस्त आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर लंच के लिए पेमेंट कर देता है और बाद में वो आपसे उसके पैसे वापस मांगता है, जिससे आपको परेशानी होती है? कर्ज भी ऐसा ही है। इससे हर किसी को तनाव होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी कुछ लोन लेना इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आप कर्ज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये लाइफ है जिसमें कुछ भी बताकर नहीं होता, इसलिए जरूरी है आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आप कर्ज में कभी भी डूब सकते हैं। डूबेंगे? आप डूबेंगे। ये बात मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रही हूं।
बल्कि इसलिए ताकि आप इससे बच सकें। चलिए समझते हैं कैसे। आप एक बार इस बारे में सोचें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और ये भी कि आप अपना सफल जीवन कैसा चाहते हैं। इसके बाद अब आप उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप खुद को कर्ज में डूबने लायक मानते हैं। मीन्स कारण आज आपको लोन लेना पड़ सकता है। एक कागज की शीट और एक पेन ले लीजिए और लिखिए अपनी लाइफ की वो टॉप 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को और सिचुएशन को लिखें जिनके लिए आपको कर्ज लेना पड़ सकता है या फिर आप कर्ज लेना चाहेंगे, और कैसे वो कंडीशंस आपको कर्ज के पायदान पर ले जाकर खड़ा कर सकती हैं, और सिचुएशन में आप कैसा फील करेंगे। क्या वो नुकसानदायक सिचुएशन होगी या फिर वैसा कुछ करने पर आपको फायदा होगा। उदाहरण के लिए आपकी और जैसा कि सभी के लिए होता भी है, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, तो आप अपने परिवार की सुरक्षा और उनकी सुख सुविधाओं के लिए ऋण लेने में कंफर्टेबल हो सकते हैं, जैसे कार खरीदने या घर खरीदने या फिर बेटे या बेटी को गाड़ी दिलाने के लिए। और अगर मान लीजिए आपका सपना इंजीनियर, डॉक्टर या एडवोकेट बनने का है, तो आप शायद स्टूडेंट लोन लेने में कंफर्टेबल हो सकते हैं। इस लिस्ट को लिखने के बाद वो सब कुछ लिखें जिस पर आप अपना पैसा खर्च करते हैं। ये लिस्ट कितनी ओवरलैप होती है, यानी अगर आप केबल पर पैसा खर्च करते हैं, अपने नाखून ठीक कराते हैं और खाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आप केवल स्टूडेंट लोन के लिए कर्ज में जाने को तैयार हैं, तो ये लिस्ट बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं होती है। मीन्स आप इनके साथ भी अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं। अक्सर हम पाते हैं कि हमारी लिस्ट ज़्यादा ओवरलैप नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर काम करने के लिए फिक्स होता है। जब आप खुद को रिवॉर्ड करते हैं तो आपका माइंड डोपामीन छोड़ता है और आप एक्साइटेड हो जाते हैं। यही कारण है कि आप नए जूते खरीदना या चॉकलेट केक का एक टुकड़ा खाना पसंद करते हैं। हमारा दिमाग हमें विश्वास दिलाता है कि हमें इन डेली आइटम्स की नीड है, जबकि वास्तव में हमें इनकी कोई नीड नहीं होती। ये शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन है, आपको फिक्स हैप्पीनेस की ओर नहीं ले जाता, बल्कि ज्यादा कर्ज की ओर ले जाता है। अक्सर वो कर्ज भी नहीं होते जिसके लिए हम खुद को बेचारा और परेशानियों से घिरा महसूस करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोन लेने के पीछे आपके रीजन क्या हैं, आपको अलर्ट रहना होगा। इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो, ये लोन्स आपके पैरों के नीचे से पायदान खींच सकता है। एक दिन आप पर केवल 10,000 का कर्ज होता है और अगले दिन आप लाखों रुपए के कर्जे में डूबते हुए उठते हैं। हर बार जब आप कर्ज लेने के बारे में सोचते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट को लंबे समय तक देने के लिए तैयार हैं। तैरते रहने, अपने लोन से छुटकारा पाने और मनचाही लाइफ जीने के लिए आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपको कल की कीमत पर आज खरीदने की लालसा से बचना होगा, क्योंकि कल की कीमत हमेशा आज से ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखें और ये मेरी बात अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि अगर आप रोज की चीजें उधार पर खरीदने की आदत रखते हैं तो कर्ज में ना डूबना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। फिलहाल के लिए विदा। अगले कुछ चैप्टर्स में हम आपके फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग बनाने के लिए नीडफुल सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग कर्ज से मुक्त हो सकें और फाइनेंशियली स्थिर बन सकें। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जाना कि लोन क्या है और कैसे वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर भारी पड़ सकता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और उसके कारण को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप सभी बातों को अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसके लिए आपने अपना समय हमें दिया है, और मैं चाहूंगी ये आपको अच्छे से समझ में आए। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर बात पूरी डिटेल में और इजीएस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, ये बात तो हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि लोन एक ऐसी जरूरत है जिसे बचाना एक आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन है, और एक आम आदमी अपने पूरे जीवन में कभी भी इसकी चपेट में आ सकता है, यानी कि इससे बचना नामुमकिन है हमारे एवरेज इनकम के साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक वैसे ही हम यहाँ कह सकते हैं प्रिपरेशन इज बेटर बिफोर ड्रॉप,
यानी जब हम जानते ही हैं कि हमें गिरना है तो सोच समझ कर गिरें, तैयारी करके गिरें। लोन में गिरने से पहले जो तैयारी की जाती है उसे ही हम कहते हैं बजट। यही वो सहारा है जो आपको आने वाली परेशानी से लड़ने के काबिल बना सकता है, लेकिन इसके लिए इसे बनाना आपको आना चाहिए। लेकिन बजट बनाने से पहले कुछ चीजें हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए ताकि आप अपनी बजट की नीड्स को बेहतर ढंग से समझ सकें। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट, इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। चलिए समझते हैं कि फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्या है। वेल्थ एडवाइजर्स एलएलसी के अनुसार एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान है। ये आपके स्पेसिफिक गोल्स को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल सोर्सेज और मेथड्स को बताता है। ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए एक एक्सपेंडेड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें ये इंश्योर करने के लिए फॉलो अप की नीड रहती है कि आपके मोटिव्स और टारगेट्स पूरे हो गए हैं। इसी बात को अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो देखिए कि आप जहाँ स्टैंड करते हैं कल आप वहीं होना चाहते हैं, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि आप आसानी से अपने लोन्स को पूरा कर रहे हैं या कर सकते हैं। इसलिए इसकी योजना बनाएं और ध्यान रखें कि ये दो डेटा बिंदु आपके लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। शायद आपको अभी ये लग रहा होगा कि ओह ये तो बहुत आसान है, और हो सकता है कि आपको ये लगे कि आप ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप गलत होंगे, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। और वास्तव में ये बनाने में सरल हो सकता है, लेकिन इसे लॉन्ग टर्म में फॉलो करना उतना ही कठिन है और बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अनुसार आज लगभग 60% लोगों के पास कोई फाइनेंशियल योजना नहीं है। एनपीएफए ये भी बताता है कि 39% लोगों के पास पेंशन के अलावा किसी अन्य प्रकार की बचत नहीं है। 50% फैमिलीज के पास कोई वसीयत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लान होने और उसे फॉलो करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए याद रखें कि प्लानिंग बनाने में फेल होना या फिर इतनी टाइट प्लानिंग करना कि उसे फॉलो करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाए, इसका मतलब है कि आपने फेल होने की योजना बनाई है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मीनिंग है? इसका सीधा सा मतलब है कि इससे आपको बेनिफिट हो। सबसे पहले एक फाइनेंशियल प्लानर आपको ट्रांसपेरेंसी प्रदान करता है, जिसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ के मोटिव्स और डिजायर्स की फाइनेंशियली प्लानिंग से ये देखने में मदद मिलेगी कि आप उन्हें कब और कैसे पूरा कर सकते हैं। आपको अपनी डेली, मंथली और ईयरली एक्सपेंसेस के बारे में भी क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही आप ये भी देख पाएंगे कि आप अपने पैसे को अपने मोटिव्स के लिए वापस कलेक्ट करने के लिए अपने एक्सपेंसेस में कैसे और कहाँ कटौती कर सकते हैं। आपको अपनी खर्च करने की आदतों का पता चलेगा, जिसे आप एनालिसिस करके एक रियलिस्टिक बजट क्रिएट कर सकते हैं, जिसे आप अपने लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अपने फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी का पहला रिजल्ट देखेंगे तो आप में खुद के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा होगा। और मेरा यकीन मानिएगा, कामयाबी की ओर हमेशा पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं तब भले ही आपका आगे का रास्ता ज्यादा पेचीदा या उबड़ खाबड़ हो, आप उसे भी पार कर जाएंगे। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में मदद के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की ओर रुख कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल आपको नेट वर्थ डिटरमिन करने में आपकी मदद करेगा, आपको इन्फ्लेशन रेशियो, रिटर्न रेशियो, सेविंग रेशियो जैसी लाइफ प्लानिंग ट्रिक्स के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड की तरह आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढने में मदद कर सकता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे लो रिस्क हाई इंटरेस्ट के ऑप्शंस। हालांकि आप किसी अपना फाइनेंशियल सलाहकार चुनते हैं, इस पर ज़रा अलर्ट रहिए, कहीं ऐसा ना हो वो आपके बिहाफ पर आपके अकाउंट में खरीदारी कर ले। अगर आपको नहीं पता तो जान लें कि कई बार एडवाइजर्स अपने कमीशन के लिए ऐसा करते हैं। इसके अलावा एक बात और कि एक फाइनेंशियल सलाहकार रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फाइनेंशियल लर्निंग से हाथ खींच लें। आपको हमेशा इस बात से अपडेट रहना चाहिए
कि आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है और आज जिस प्रोसेस में या जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं उसे अच्छे से समझना चाहिए। याद रखें कि एक एडवाइज़र महज एक टीचर की तरह होता है जो आपको बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। फिर भी खुद भी ये सब करना सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ रियल लाइफ के फाइनेंस के बारे में खुद सीखना मुश्किल है। अब आपको भी मेरी तरह ये सवाल मन में आ रहा होगा कि अगर रियल लाइफ फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट है तो इसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हमारा टीचिंग सिस्टम हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ के इस फाइनेंशियल को संभालने के लिए तैयार करने में फेल रहा है। मनी सेवी यूथ के अनुसार केवल 59% यंग अडल्ट ही अपने बिलों का पेमेंट समय पर करते हैं। 81% कॉलेज स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स लोन का पेमेंट करने में लगने वाले समय को कम आंकते हैं और 76% परिवार चेक से पेमेंट करने में केपेबल हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्हीं के पास बैंक अकाउंट है, वहीं 27% के पास सेविंग के नाम पर सिर्फ 0 है। जब फाइनेंशियल जागरूकता की बात आती है तो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी और हमारे बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को अभी तक सुधारने के बारे में सोचा नहीं गया। इसलिए यह आश्चर्य की बात भी नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल नॉलेज हमारे पेरेंट्स जितनी ही खराब है। हमने वही सीखा जितना उन्हें आता था या जितना हमसे बन पड़ा। लेकिन रीज़न जो भी हो, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पर्सनली इस बारे में नॉलेज कम रखते हैं और अगर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसे सुधारें। हम ये कह सकते हैं कि स्कूल हमें सिखाता है कि अच्छा पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन फिर भी वो ये कभी नहीं सिखाते कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और अगर आपको इकोनॉमिकली फ्रीनेस चाहिए तो आपको इसे खुद सीखना होगा। तो चलिए समझते हैं कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। आपके फाइनेंशियल गोल्स। देखिए, फाइनेंशियल गोल्स नया फोन खरीदने से लेकर फाइनेंशियल फ्रीनेस पाने तक कुछ भी हो सकते हैं। हर किसी का मोटिव करोड़पति बनना नहीं होता और वैसे भी करोड़पति बनना आसान भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि उतना आसान तो नहीं है जितना कुछ गुरु इसे प्रेजेंट कर देते हैं। वहीं कुछ लोग पैसे से ज्यादा दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंस भी देते हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हम कहीं भी स्टैंड करते हो, हम लखपति हों, हमें करोड़पति बनना है, या हम स्टूडेंट हैं और हमें अपने लिए नई गाड़ी या स्मार्टफोन खरीदना है, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास पैसा है या नहीं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उन्हें बेहतर तरीके से अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें या फिर कम से कम अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन बातों को फेस करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए ये बताइए, क्या आपके पास चैरिटेबल हार्टेड है? आप किसी एक के लिए खाना बनाने से ज्यादा 10 लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, या फिर आप अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं? खैर, अनुमान लगाइए कि आपका समय किस चीज में सबसे ज्यादा खर्च होता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। क्या आप अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे वीकेंड बिताना चाहते हैं? क्या आप नया लैपटॉप या महंगा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं? क्या आप किसी तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं या अपना कोई पेंडिंग पड़ा कोर्स पूरा करना चाहते हैं? आप चाहे जो भी चाहते हो, उसे अपना गोल मानकर उसके लिए एक फाइनेंशियल पाथ की प्लानिंग करिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरा कुछ भी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सोच लें। बहुत से लोग जो बजट बनाने के लिए कुछ अनरियलिस्टिक गोल्स डिसाइड करके राह से भटक जाते हैं। अब अनरियलिस्टिक से मेरा मतलब आसमान से तारे तोड़कर लाने से नहीं था, जस्ट जोक्स अपार्ट। लेकिन अपने लिए एक प्राइवेट जेट के लिए सेविंग करना भी रियलिस्टिक गोल नहीं है। भले ही आप हर साल 50 लाख या 1 करोड़ कमाते हो, फिर रियलिस्टिक गोल्स क्या है? शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए, अपने गोल्स को पाने के लिए प्लान करना और सही गोल डिसाइड करना भी एक प्रोसेस है। चलिए इसे थोड़ी डिटेल में समझते हैं। रियलिस्टिक और अटेनेबल गोल्स बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। याद रखें, यहाँ अटेनेबल गोल से हमारा मतलब उन गोल से है जिन्हें एक निश्चित समय के बाद आपके लिए पाना पॉसिबल हो। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 बातों पर ध्यान देना होगा। पहली, आपकी आय, दूसरा आपके खर्चे। आय,
आय से हमारा मतलब आपकी कुल मंथली इनकम, जैसे आपकी मंथली सैलरी या मंथली नेट प्रॉफिट आफ्टर सेल से है। इसके साथ ही इसमें आप अपनी पैसिव इनकम को ऐड करेंगे। पैसिव इनकम से हमारा मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट से होने वाली कमाई, जैसे रॉयल्टी, ब्याज, शेयर या फिर किराया आदि। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वो सभी तरह की रेगुलर इनकम जो आपके अकाउंट में पैसा जोड़ती हैं, वो आपकी इनकम है। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा रेगुलर। अब इसके बाद आता है खर्च यानी एक्सपेंस। खर्च वो सब कुछ है जहां आपका पैसा निकल जाता है या खर्च हो जाता है। लेकिन मैं खर्च को 3 अलग अलग ऑप्शंस में डिवाइड करती हूँ। नंबर 1, आवश्यक वस्तुएं, जैसे भोजन, आपके घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, आपके यूटिलिटी बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें मैं फ़ोन और इंटरनेट बिल को भी इम्पोर्टेंस देती हूँ। लेकिन अगर आप मेरी बात से अग्री नहीं करते हैं तो बेझिझक उन्हें अपनी इम्पोर्टेंट लिस्ट से हटा दीजिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो ऐसा करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें मैं रखती हूँ केबल टीवी बिल, कैफ़े में कॉफ़ी ब्रेक, मेकअप, कपड़े, जिम मेंबरशिप, बाहर खाना खाना या कोई और तरह की मेंबरशिप। इन सब के अलावा आप अपनी इम्पोर्टेंट आइटम की लिस्ट में कुछ और भी नीडफुल आइटम्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप अपने लिए पर्सनल खर्चे की ज़रूरत मानते हैं। लेकिन मैं अपनी नीडफुल आइटम से अलग सभी ऑप्शंस को पर्सनल एक्सपेंसेस मानती हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आप शहर के सेंटर में एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं तो वो अपने आप में कोई एडिशनल लग्जरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप बेटर व्यू के लिए छत पर बने अपार्टमेंट को 10% ज़्यादा किराए के साथ लेते हैं तो ये एक विलासिता है। इसके बाद अगला और आखिरी ऑप्शन है सेविंग, लेकिन मैं इसे कहती हूँ सेविंग शील्ड ऑप्शन। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरा इसे सेविंग शील्ड ऑप्शन कहने के पीछे क्या कारण है। इसके पीछे मेरा एक सीधा सा लॉजिक है जो शायद आपको भी पसंद आएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको बेनिफिट देने के साथ साथ आपको सेफ्टी भी दे तो उसे आप क्या कहेंगे। और सेविंग्स चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा आगे की तरफ ही हमें लेकर जाती हैं। और इस तरह की बचत करने से आपको सिक्योरिटी का एहसास होता है। आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेकर फील फ्री हो सकते हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जैसे कि आप गंभीर तौर पर बीमार पड़ जाते हैं या किसी अनएक्सपेक्टेड लाइफ लॉस के लिए। तो आपको या आपके बाद आपके फैमिली मेंबर्स को पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि इसके कारण आपकी सेविंग सेफ रहती है। यानी कि अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि अचानक से कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आने से पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और उसमें होने वाला खर्च आपके अपने हाथ में नहीं होता। पैसा पानी की तरह खर्च होता है और आपका मोटिव अचानक से चेंज होकर सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो जाता है कि आपके फैमिली मेंबर की जान बच जाए और वो ठीक हो जाए। और अगर आपने इस ऑप्शन में 0% खर्च किया है तो याद रखिएगा कि ये स्थिति आपकी पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करके आपको कर्ज के डीपेस्ट लेवल तक ले जा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें सेविंग शील्ड पर अपना कुछ खर्चा ज़रूर करना चाहिए। वैसे कुछ लोगों को मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर पैसा खर्च करना वेस्ट ऑफ मनी है। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अजर और अमर है, यानी कभी बीमार नहीं पड़ेगा और मरेगा नहीं। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो उसकी तैयारी पहले से करने में कोई बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि समझदारी है। इसलिए इन्हें प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। इसके अलावा जो आपके सेविंग ऑप्शंस में सबसे कॉमन खर्च आते हैं वो है इनकम सेविंग स्कीम्स, इमरजेंसी फंड्स, लोन पेमेंट्स और प्रोविडेंट फंड। अपनी आय और एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाने के लिए स्पेशल टाइम निकालें। इसके लिए आप कोशिश करें कि एक प्रॉपर डायरी बना लें, जिससे कि आपको हर महीने पिछले खर्चों को कंपेयर करने में आसानी रहेगी और अपने रेगुलर खर्चों को याद रखना भी आसान रहेगा। लेकिन याद रहे कि आपकी डायरी का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आप उसमें खर्चों की डिटेलिंग आसानी से कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम एक ही पन्ने पर आ सकें। इसके बाद आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉलम आय के लिए है और दूसरा एक्सपेंसेस के लिए है। आपको मेंबरशिप फ़ी और यूटिलिटी बिल जैसे फिक्स खर्चों का सटीक अमाउंट पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप खाने पर खर्च की जाने वाली सटीक अमाउंट नहीं जानते हैं तो बस एक नंबर का अनुमान लगाएं।
अगले महीनों के लिए मैं वादा कर सकती हूँ कि आपको वो अमाउंट का ऑलमोस्ट एक्यूरेट नंबर पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों कॉलम की अमाउंट को अलग अलग जोड़ें और चेक करें कि किस कॉलम का टोटल ज़्यादा है, इनकम का या एक्सपेंसेस का। अब अगर खर्चे वाली साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और ख़ासकर अगर उनमें कोई सेविंग अमाउंट शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने खर्चों में अपनी टोटल इनकम का लगभग 20% अमाउंट सेविंग में डालते हैं तो आप बोर्ड पर हैं। और अगर आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दो में से एक काम फिलहाल के लिए करना पड़ेगा। या तो आप अपनी आय बढ़ाएं, जो शायद आपके लिए तुरंत करना मुश्किल हो सकता है, या फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं जो आपके लिए उतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो सब पॉसिबल है। आप अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर दें। इसे आसान बनाने के लिए अभी तक आप जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उस फॉर्मूले को आपको बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर बचत, इस फॉर्मूले पर चल रहे थे। आप पैसा कमाते थे, फिर खर्च करते थे और आखिर में जो बचता था उसे अपने बचत खाते में डालते थे। अगर नहीं बचा तो नहीं डाला। लेकिन अब आपको इस फॉर्मूले को बदलना होगा। आपके सामने जो नया फॉर्मूला है वो है आय माइनस बचत बराबर एक्सपेंसेस। इसका मतलब है कि अब से आप पैसा कमाएंगे, फिर उसमें से सबसे पहले अपने बचत खाते में 20% डालेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें आप अपने खर्चों को एडजस्ट करेंगे। याद रखें कि बजट बनाना आसान नहीं है। इसमें पेनफुल कॉम्प्रोमाइजेस, टफ चॉइसेस और कई सैक्रिफाइसेस शामिल हैं। हालांकि जब तक आपके गोल्स रियलिस्टिक हैं, आपके एफर्ट्स आपको रिजल्ट देंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप कार, घर या नॉर्मली किसी चीज़ के लिए सेविंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर पहले से चुकाने के लिए कोई कर्ज है? अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपके पास हाँ में है तो आपको बजट की सख्त आवश्यकता है। कुछ बेकार किताबें बताएंगी कि आप आर्थिक रूप से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जब तक आप उनकी बेकार सलाह का पालन करते हैं। खैर, अगर ये सब सच होता तो अब तक करोड़पतियों की आबादी में चिंताजनक वृद्धि हो जानी चाहिए थी। नो डाउट आपका मोटिव ज़्यादा पैसे कमाने का हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल तौर पर पॉसिबल है वो ये कि सबसे पहले आपको अभी जो आपके पास पैसा है उसे संभालना सीखना होगा। ज़्यादा पैसा आपको पैसों का मैनेजमेंट सीखने में मदद नहीं करेगा। स्मार्ट टारगेट सेट करें। अब आप सोचेंगे कि स्मार्ट टारगेट सेट करने का क्या मतलब है? टारगेट तो टारगेट ही होता है। लेकिन यहाँ स्मार्ट से हमारा कंसर्न है कि शॉर्ट फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ऐसे फाइनेंशियल गोल्स को आपके स्मार्ट फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए। कंफर्म करें कि आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक टाइम लिमिट सेट कर ली है। किसी एक गोल को एग्जाम्पल की तरह सेट करें और उसे इन 5 ऑप्शंस के थ्रू कंटिन्यू करें। चलिए हम आपके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप अपनी 10th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए बैंकॉक जाना चाहते हैं, वो भी 10 दिन के लिए। तो आपका ये टूर कैसे पॉसिबल होगा? आपने डेट्स, फ्लाइट्स, रेजिडेंसेस पर गौर किया और एक लंप सम अमाउंट निकाली, 1,20,000 रुपये। अब आपको जाना है नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में। इसका मतलब है कि आपके पास 1,20,000 बचाने के लिए 12 महीने हैं। इसका मतलब है कि आपको हर महीने 10,000 रुपये की बचत करनी होगी। क्या आपको इस अमाउंट की सेविंग रियलिस्टिक लगती है? क्या आप इतना पैसा अपनी इनकम में से निकाल सकते हैं? अब मान लेते हैं कि आपकी सैलरी ही 20-25 हज़ार है, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार या 70 हज़ार है तो थोड़ी एडजस्टमेंट के बाद इसे आसानी से निकाल पाएंगे। इसलिए अगर आपका जवाब ना में है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने गोल, टाइम लिमिट या बजट के रीएवल्यूट करना होगा। इसके लिए आप चाहें तो अपनी अभी से सेविंग करना शुरू कर दें और टाइम लिमिट आफ्टर 4 ईयर कर दें, या फिर आप चाहें तो डेस्टिनेशन बदल सकते हैं जो आपके बजट में आ रही हो। जैसे आउटसाइड जाने की बजाय अपने देश में ही कहीं अच्छी जगह जा सकते हैं। यह आप पर निर्भर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह अमाउंट की सेविंग करना आपके लिए पॉसिबल है तो बधाई हो, आपने एक स्मार्ट गोल चुना है। याद रहे कि आपका गोल स्पेसिफिक है।
अगर आप इस अमाउंट को अपनी इनकम में से निकाल सकते हैं तो ये मेजरेबल है, 1,20,000 रुपए। ये रेलेवेंट भी है। आखिरकार आपकी हर दिन शादी की सालगिरह तो नहीं होती, वो भी 10वीं जो स्पेशल भी है। अल्टीमेटली टारगेट टाइम सेट है नेक्स्ट ईयर, आपको कामयाबी मिले।